हेलो क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जिद्दू कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक दार्शनिक फिलोसफर हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। जिद्दू कृष्णमूर्ति was born on 12th May 1895 in the town of Mandanapalle in Andhra Pradesh from a family of Brahmins who spoke the Telugu। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मंडनापल्ले शहर में हुआ था। कौन से? मंडनापल्ले शहर में हुआ था। इनके परिवार में तेलुगु बोलने वाले ब्राह्मण थे, मतलब ये एक तेलुगु ब्राह्मण थे जिसमें तेलुगु भाषा बोली जाती। इनके परिवार में तेलुगु भाषा बोली जाती थी। ठीक है। ही वॉज द 8th सन ऑफ जिद्दू नारायणा फादर्स एंड जिद्दू संजीवम्मा मदर्स हु हैड 11 चिल्ड्रन। यानी इनके माता पिता के 11 बच्चे थे। पिताजी का नाम नारायणिया और माता का नाम संजीवम्मा। तो इनके माता पिता के 11 बच्चे थे, जिनमें ये 8वीं संतान थे। अपने माता पिता की ये 8वीं संतान थे, 8वें बेटे थे। हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 10 years old while his father worked in the revenue department of the British administration and was a member of थियोसॉफिकल सोसाइटी। जब वे 10 साल के थे तब उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक संस्था थी, उसके ये इनके पिताजी मेंबर थे। In 1907, after retired from his job, Narayana became a clerk in the Theosophical Society in अद्यार। 1907 में अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद नारायणिया अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्लर्क बन गए। अड्यार नामक एक जगह है, वहाँ पे ये एक क्लर्क बन गए अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद। ड्यूरिंग दिस टाइम कृष्णमूर्ति एंड हिज ब्रदर नित्या वेयर ट्यूटर्ड बाय द थियोसॉफिकल चार्ल्स लीड वेटर एंड एनिवेसेंट। इस दौरान कृष्णमूर्ति और उनके भाई नित्या को थियोसॉफिकल चार्ल्स लीड बीटर और एनिवेसेंट ने ट्यूशन दी। मतलब इनको जो ये कह सकते हैं कि पढ़ाने का काम एनिवेसेंट और चार्ल्स लीड बीटर, इन लोगों ने इनको शिक्षा दी। 1910 in his room of Adyar, Krishnamurti went through a spiritual experience designated by initiation of the mystic birth by Theosophists। 1910 में अड्यार में अपने कमरे में कृष्णमूर्ति को एक स्पिरिचुअल अनुभव हुआ, यानी एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसे थियोसॉफिस्ट ने इनिशिएशन ऑफ द मिथिस्ट वर्थ नाम दिया। क्या नाम दिया? मतलब इनको जो भी अनुभव हुआ होगा, जो भी आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? उसको नाम दिया है, थियोसॉफिस्ट ने, जो थियोसॉफिस्ट संस्था थी, उन्होंने इनिशिएशन ऑफ द मिस्टिक वर्थ नाम दिया। Meanwhile, the Theosophical Society inaugurated
of organization named by order of the star, that is had the purpose of preparing the coming of the next world teacher, that was identified as being Krishnamurti himself. इसी बीच थियोसॉफिकल सोसाइटी ने आर्डर ऑफ द स्टार नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, जिसका मकसद अगले वर्ल्ड टीचर के आने की तैयारी करना था, जिसकी पहचान कृष्णमूर्ति जी के बारे में के नाम से हुई। किस नाम से? जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के नाम से हुई। तो मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी की ने आर्डर ऑफ स्टार नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि अगला वर्ल्ड टीचर कौन होगा जो पूरी दुनिया में विख्यात होगा। तो उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को अगला टीचर के तौर पे पहचान लिया कि हाँ, ये अगले टीचर होंगे। सो ही लर्न सेवरल सब्जेक्ट्स सच एज मेडिटेशन, थियोसॉफी एंड फॉरेन लैंग्वेज। इसलिए इन्होंने कई सब्जेक्ट सीखे, जैसे मेडिटेशन, थियोसॉफी और विदेशी भाषाएं, यानी धर्म के बारे में कई सारे सब्जेक्ट के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और विदेशी भाषाओं भी इन्होंने सीखी। क्यों विदेशी भाषाएं सीखी? क्योंकि जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बाहर भी, विदेशों में भी करना था। देन कृष्णमूर्ति एंड नित्या वेंट टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ट्रेनिंग। उसके बाद कृष्णमूर्ति अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कृष्णमूर्ति और नित्या अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए, यानी भारत से ट्रेनिंग के लिए, भारत में ट्रेनिंग होने के बाद फिर इंग्लैंड चले गए। However, Krishnamurti was unable to enter both at Oxford University and at University of London. लेकिन जब वहाँ गए पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ कृष्णमूर्ति जी का एडमिशन ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो पाया, ना लंदन यूनिवर्सिटी में हो पाया। Then he decided to move to Paris in order to improve the proficiency in French. फिर उन्होंने फ्रेंच में अपनी काबिलियत सुधारने के लिए पेरिस जाने का फैसला किया। फिर वहाँ से वो कहाँ चले गए? पेरिस। फिर फ्रेंच में अपनी काबिलियत सुधारने के लिए वो पेरिस चले गए, यानी फ्रेंच भाषा में कुछ वैसा हो जाए। आफ्टर दिस शॉर्ट स्टे कृष्णमूर्ति रिटर्न टू इंग्लैंड, वेयर ही मेट मैरी लुटियंस, हु वुड बिकम हिज मेन बायोग्राफर एंड फ्रेंड। इस छोटे से स्टे के बाद कृष्णमूर्ति कहाँ चले गए? कृष्णमूर्ति इंग्लैंड चले गए, जहाँ उनकी मुलाकात मैरी लुटियन से हुई, जो उनकी मेन बायोग्राफर और दोस्त बनी। यानी इनकी जो बायोग्राफी लिखी वो मैरी लुटियंस ने लिखी और उनकी दोस्त भी बनी। In 1922, Krishnamurti and his brother returned to India, Adyar, in order to give some conferences and write some articles to the journal Herald of the Star, published by the Order of the Star. 1922 में कृष्णमूर्ति और उनके भाई कुछ लेक्चर देने और आर्डर ऑफ द स्टार द्वारा पब्लिश होने वाले जर्नल हेराल्ड ऑफ द स्टार में कुछ आर्टिकल लिखने के लिए इंडिया, अद्यार लौट आए। इंग्लैंड गए, वहाँ जो भी सीखा। उसके बाद 1922 में भारत आ गए, तो कुछ लेक्चर भी देना था। आर्डर ऑफ द स्टार द्वारा एक
पुस्तक या एक जर्नल प्रकाशित होता था, उसमें आर्टिकल लिखना था, तो इसलिए वो अध्याय वापस आ गए। फर्दर मोर ड्यूरिंग द इन्वॉल्वमेंट with the Theosophical Society and the Order of the Star। फिर इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी और ऑर्डर ऑफ द स्टार के साथ जुड़ गए। एलियन एल्सियन pseudonym of Jiddu Krishnamurti published some works such as At the Feet of the Master, Education as Service, The Immortal Friend, collections of poetry from Darkness to Light, poems, and Parables 1931, The Song of Life and many others। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी और ऑर्डर ऑफ द स्टार के साथ जुड़ने के दौरान, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी और ऑर्डर ऑफ द स्टार से जुड़ने के दौरान एक्सियोन यानी जिद्द कृष्णमूर्ति का नकली नाम, उन्होंने कुछ किताबें पब्लिश की, जैसे कि एक एट द फीट ऑफ द मास्टर, एजुकेशन एज सर्विस, द इमोर्टल फ्रेंड जो कविता संग्रह था, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, पोएम्स एंड पैराब्ल्स, द सॉन्ग ऑफ लाइफ और कई दूसरी रचनाएं इन्होंने क्या की, प्रकाशित की। In 1922, Krishnamurti traveled to Sydney, where he responded to an inner spiritual call that led him to perceive the purpose of the training he had up to that moment and the immediate objects of his life। 1922 में कृष्णमूर्ति सिडनी चले गए, जहां उन्होंने एक अंदर की आध्यात्मिक पुकार सुनी। इन्होंने जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो, एक आध्यात्मिक पुकार सुनी, जिससे उन्हें उस समय तक मिली ट्रेनिंग का मकसद और अपनी ज़िंदगी के तुरंत के मकसद समझ में आ गए। यानी एक जो इन्होंने ट्रेनिंग ली थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत और बाहर पेरिस वगैरह में जाके फ्रेंच वगैरह सीख के जो भी ट्रेनिंग ली थी, अब इनके अंदर से एक पुकार आई कि जो ट्रेनिंग ली है उसको लोगों को और ट्रेंड करने का, लोगों को उसके बारे में बताने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। जो ट्रेनिंग ली उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, ये सारी बातें उनको समझ में आ गई थी एक स्पिरिचुअल अनुभव के बाद। Then he moved to California, Ojai, which became his place of residence now as Arya Vihar, where he went through an intense spiritual awakening, designed by initiation of the mystical union of clairvoyance by थियोसोफिस्ट। तो लिखा है कि फिर वे कैलिफोर्निया चले गए, जो उनका रहने की जगह बन गया, जिसे आर्य विहार के नाम से जाना जाता था। कैलिफोर्निया चले गए, जहाँ उनके रहने, ओजाई मतलब ओजाई कोई जगह होगी वहाँ की, वहाँ चले गए और उस जहाँ ये रहते थे उस जगह को आर्य विहार के नाम से जाना जाता था, और जहाँ उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक जागृति की, जिसे थियोसोफिस्ट रहस्यमय मिलन की दीक्षा या क्लेयरवायंस कहते हैं।
यानी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी संस्था है, उसके जो सदस्य हैं, वो क्या कहते हैं इस आध्यात्मिक जागृति को कि रहस्यमयी मिलन की दीक्षा या क्लेयरवायंस कहते हैं। ठीक है? ड्यूरिंग दिस स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ कुंडलिनी अवेकिंग, कृष्णमूर्ति himself saw the presence as described in his writings. I have drunk at the clear and pure waters, and my thirst was appeased. कुंडलिनी जागृति की इस आध्यात्मिक प्रक्रिया के दौरान, यानी जो इनको आध्यात्मिक जागृति हुई थी, इनकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया के दौरान कृष्णमूर्ति ने खुद प्रेजेंस को देखा, यानी खुद को देखा। जैसा कि उनकी रचनाओं में बताया गया है, मैंने साफ और शुद्ध पानी पिया है और मेरी प्यास शांत हो गई है। यानी जो इनके जीवन का उद्देश्य था, आत्म जागरूकता, इनकी आत्म जागरूकता जागृत हो गई और इन्होंने, इनकी जो प्यास थी खुद सेल्फ अवेयरनेस की, वो शांत हो गई। I have seen the light. I have drunk of the fountain of joy and eternal beauty. Thus, the year of 1922 in an important milestone in Krishnamurti's life because it marked the beginning of his life as a teacher and spiritual philosopher. तो देखा कि रोशनी देखी, बोल रहे हैं कि उन्होंने रोशनी देखी है और देखा है खुशी और हमेशा रहने वाली सुंदरता के झरने का पानी पिया है। इस तरह साल 1922 का साल कृष्णमूर्ति की ज़िंदगी में एक अहम पड़ाव है, क्योंकि इसने एक टीचर और आध्यात्मिक फिलोसफर के तौर पर उनकी ज़िंदगी की शुरुआत की। वो एक टीचर भी बने, एक आध्यात्मिक फिलोसफर भी बने। कब से? 1922 से। 1922 में इनकी, ये कह सकते हैं कि आत्म जागृति हुई या कुंडलिनी जागृत हुई। ठीक है? The mystical experience continued until 1929 and is designed by initiation of the sacred mysterious by theosophist. यह रहस्यमयी अनुभव 1929 तक जारी रहा, यानी 1922 से 1929 तक जारी रहा। और थियोसोफिस्ट इसे पवित्र रहस्यों की दीक्षा कहते हैं, यानी जो पवित्र रहस्य, जो भी मिस्टिकल होंगी, रहस्य होंगे, वो भी इस दीक्षा, मतलब इस जागरूकता के माध्यम से प्राप्त हो गए। In 1924, Krishnamurti made his first talk in Banaras. In 1924, Krishnamurti made his first talk in Banaras, India, Oman, Netherlands, and Ojai, United States of America, where he provided the audience with the right tools to life in freedom, such as be in love with life, stand in your own strength, and many other topics. 1924 में कृष्णमूर्ति ने बनारस, जो कि भारत में, और ओमान, जो कि नीदरलैंड में, और ओजाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपनी पहली बातचीत, यानी पहला भाषण दिया। ये कह सकते हैं कि पहला भाषण दिया, जहां उन्होंने सुनने वालों को आज़ादी से जीने के सही तरीके बताए, जैसे ज़िंदगी से प्यार करो, अपनी ताकत पर खड़े रहो, और कई दूसरे टॉपिक पर बात की, ऐसे उन्होंने बताया।
So in 1929 he dissolved the Order of the Star and dissociate himself from the Theosophical Society because he claimed that everything that matters to man is within himself, not in any guru or social and political authority. इसलिए 1929 में उन्होंने आर्डर ऑफ स्टार को ख़त्म कर दिया, आर्डर ऑफ द स्टार को ख़त्म कर दिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उनका दावा था कि इंसान के लिए जो कुछ भी मायने रखता है वह उसके अंदर है, किसी गुरु या सामाजिक या राजनीतिक अथॉरिटी में नहीं है। मतलब कोई गुरु या कोई राजनीतिक दल या कोई सामाजिक जो भी समाज है वो कुछ नहीं हमारा कुछ दे सकता है, जो कुछ है हमारे अंदर है, हमें अंदर से ही खोजना है, ऐसा उनका मानना था। This was what the man has to deal in order to know the real self. Having expressed this idea by a core statement described as truth is a pathless land. Man cannot come to it through any organization, through any creed. He has to find it through the mirror of relationship, through the understanding of the contents of his own mind, through observation and not through intellectual analysis or introspective dissection. असली खुद को जानने के लिए इंसान को इसी से निपटना पड़ता है, यानी खुद को जानने के लिए खुद से ही निपटना पड़ता है। इस विचार को एक कोर स्टेटमेंट से जाहिर किया गया है, जिसे एक तरह बताया गया है कि सत्य एक बिना रास्ते की ज़मीन है। सत्य क्या है? एक बिना रास्ते की ज़मीन है। इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पंथ के जरिए वहाँ नहीं पहुँच सकता। यानी कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। कहा जो सत्य है, सत्य क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सत्य है, ये कह सकते हैं। उसके तक पहुँचने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है, कोई एक ज़मीन नहीं है। उसके तक जाने के लिए किसी मत पंथ संप्रदाय इससे नहीं जुड़ के जाया जा सकता है। कोई मत पंथ संप्रदाय से या किसी इंसान से जुड़ के हम उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसे रिश्तों के आईने से अपने मन की बातों को समझकर ऑब्जर्वेशन से खोजना होगा। यानी वो जो सत्ता है, वो जो परम सत्ता है, जो भी परम सत्य है, उसको क्या करना है? खुद की समझ से, ऑब्जर्वेशन से ही खोजना होगा और तभी मिलेगा, ना कि किसी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, यानी बहुत बुद्धिमत्ता के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, या खुद को समझने वाले विश्लेषण से। ना किसी विश्लेषण से, ना किसी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से वह सत्य मिलेगा। वह कब मिलेगा? वह सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही मिलेगा, खुद के जागरूक होने से ही मिलेगा। मैन हैज बुल्ट इन हिमसेल्फ इमेजेस एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रिलीजियस, पॉलिटिकल, पर्सनल। इंसान ने अपने अंदर सुरक्षा की भावना के तौर पर इमेज बनाई है, धार्मिक, पॉलिटिकल, पर्सनल। यानी उसने अपने सेफ्टी के हिसाब से ये सारी चीज़ें, वह धार्मिक है, वह पॉलिटिकल है, वह पर्सनल है, जो भी है, अपनी सुविधाओं के हिसाब से उसने खुद को बनाया है। These manifest as symbol, ideas, beliefs. These are the cause of our problems, for they divide man from man
इन वेरी रिलेशनशिप एवरी रिलेशनशिप। ये सिंबल विचार विश्वास के रूप में दिखाई देते हैं। ये हमारी समस्याओं की वजह है, क्योंकि ये हर रिश्ते में इंसान को इंसान से अलग करते हैं। फ्रॉम 1930 टू 1970 कृष्णमूर्ति ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन अ रेगुलर वे, गिविंग लेक्चर ऑन सेवरल सब्जेक्ट। तो 1930 से 1970 तक कृष्णमूर्ति ने रेगुलर तौर पर दुनिया भर में यात्राएं की और कई विषयों पर लेक्चर दिए, अलग अलग विषयों पर लेक्चर दिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे पे चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास, ओके।